आज हम लोग घटना चक्र की सीरीज के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के जीएस के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाबा पूरनदास नॉलेज ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके। तो आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? विकल्प है चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। तो विकल्प बी सही है, कलिंग के। यानी कि राजा खारवेल जो है चेदी वंश के शासक थे और वे कलिंग में के शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। विकल्प ए सही है, तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन जबकि विक्रमशिला पालयुगीन विद्या केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्यात शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विश्रुत विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त कौशल नरेश, प्रसेनजित, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी बन गया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? विकल्प हैं सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल। विकल्प ए सही है, सातवाहन। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की। यह भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। कालांतर में इन्हीं अनुदानों में सामंतवाद के विकास में योगदान दिया, जिससे केंद्रीय नियंत्रण शिथिल हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? विकल्प हैं कुषाण, यूनानी, शक, पार्थियन। तो विकल्प ए सही है, कुषाण। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? विकल्प हैं कुषाण, तातार, मुगल, आर्य। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला, गुप्त कला। तो विकल्प सी से गांधार कला। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा के साथ साथ गांधार कला का प्रसिद्ध स्थान था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? विकल्प हैं श्रमिक की गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने, आर्थिक उत्थान, व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो विकल्प डी सही है, व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई थी। अब अगला टॉपिक है गुप्तकाल। पहला प्रश्न है गुप्तकाल का, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो विकल्प ए सही है, श्रीगुप्त। यानी गुप्त शासक पहला कौन शासक था? तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है,
गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? विकल्प हैं कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो विकल्प ए सही है, कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में काल की विविध विधाओं जैसे वस्तु स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर हैं विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, नागौद, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नचना, कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, खोह, नागौद, मध्य प्रदेश, भीतरगांव का ईंटों द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अजंता चित्रकला में गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? विकल्प हैं घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो विकल्प सी सही है, चंद्रगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाया गया था। अगला प्रश्न है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? विकल्प हैं गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण। विकल्प ए सही है, गुप्त। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अगला प्रश्न है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था? विकल्प हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, यानी कि विकल्प सी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमाकांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। तो विकल्प सी से हो जाएगा, विक्रमादित्य। गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? विकल्प हैं कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो विकल्प सी सही है, स्कंदगुप्त। हूणों तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध 445-467 ईस्वी के बीच हुआ था। हूण पश्चिमोत्तर चीन में रहने वाली एक बर्बर तथा आतताई जाति थी। स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हूणों को परास्त कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की बल्कि आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। अगला प्रश्न है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? विकल्प हैं दीनार, रुपयक, शतमान, करसापण। विकल्प बी सही है, रुपयक। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। अगला प्रश्न है हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? विकल्प हैं अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो विकल्प बी सही है, समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? विकल्प हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो विकल्प डी सही है, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो विकल्प हैं अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हूणों द्वारा, तुर्कों द्वारा।
तो विकल्प सी सही है, हुणों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? विकल्प हैं मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। विकल्प सी सही है, गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विकल्प हैं स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो विकल्प डी सही है, समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो विकल्प डी सही है, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? विकल्प है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो विकल्प ए सही है, सोना। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? विकल्प हैं 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी, 557 ईस्वी। यानी कि 57 ईसा पूर्व। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? विकल्प हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्ष के। तो विकल्प सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं ऋतसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृत उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम नाटक की भी रचना की है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? विकल्प है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो विकल्प सी सही है, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संत विग्रहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। यह संस्कृत की चप्पू शैली का सुंदर उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? विकल्प सी सही है, आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। केरल राज्य में 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट ने कुसुमपुर जो कि पटना में है अपना ज़्यादातर समय पटना के तारेगना में बिताया। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? विकल्प हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। विकल्प ए सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय।
फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? विकल्प हैं धम्मपद, वेद, मेघदूतम, दीर्घ निकाय। विकल्प सी सही है, मेघदूतम। कालिदास का मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इनके अन्य ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि हैं। इनका काल गुप्त काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो विकल्प डी से संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? विकल्प सी यानी कि इसके ऑप्शन है सुश्रुत, चरक, चारवाक, धन्वंतरी। तो यहाँ पे चारवाक, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चारवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? विकल्प हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। विकल्प सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे: कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, बररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर आदि। शून्य की खोज किसने की? वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प बी सही, आर्यभट्ट। यानी कि शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय है। भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने कहा, स्थान स्यानम दशा गुणम, अर्थात 10 गुना करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। वराहमिहिर क्या है? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष पटल, पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलज्ञ। तो वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलज्ञ है। इसी प्रकार हम लोग सीरीज के प्रत्येक दिन कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही दृष्टि के जीएस के MCQs प्रश्न इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे।